सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास की बात हम लोग करेंगे, तो इसके लिए हमें एक राइट सर्कुलर कोन की जरूरत पड़ेगी। पहले हम लोग राइट सर्कुलर कोन की बात कर लेते हैं, इसको पहले शेप बना लेते हैं और उस शेप में हमने एक सेलेक्ट करा यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरह से, ये राइट सर्कुलर कोन। अब इसको हम लोग दो एक्सिस के लॉन्ग रखते हैं। दो एक्सिस बोले तो एक एक्सिस हम ले लेते हैं y और दूसरा ले लेते हैं x। तो दो एक्सिस के लॉन्ग इसको रखने की कोशिश करते हैं। तो दो एक्सिस में एक एक्सिस ले लेता हूं मैं, यहां से एक एक्सिस हमने लिया इधर y की तरफ, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। इसको थोड़ा सा मैं इधर इन्हांस करता हूँ। ये दो एक्सिस हमने ले लिया यहाँ पे, एक हमने लिया x एक्सिस, दूसरा लिया y एक्सिस और इसको यहाँ कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ नाम दे दिया इसका सेंटर का A, यहाँ पे नाम दिया B और ये नाम दिया C। अब इसको सेंटर ऑफ मास जैसे फिगर से स्पष्ट है, क्लियर है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं y एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो ये सारा काम हम y एक्सिस के अलोंग ही करते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट का कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और इस छोटे से एलिमेंट को हम इस तरह से कुछ बनाते हैं जो डिस्क के फॉर्म में होगा। एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, है ना, और इसका रेडियस हमने ले लिया x और y से इसकी जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट का, इसको हमने ओरिजिन से, यहाँ पे उसका ओरिजिन है y एक्सिस पर, उसका डिस्टेंस हमने ले लिया y और इस डिस्क का जो रेडियस है उस रेडियस को हमने r कंसीडर करा, उसके रेडियस को हमने r कंसीडर करा। और जो इसका हाइट है, हाइट ऑफ द कॉन, इस हाइट को हमने h कंसीडर कर लिया। तो अगर ये h कंसीडर कर लेंगे, ये जो छोटा सा एलिमेंट है इस एलिमेंट का भी यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं A B C, इसको कर देते हैं D और यहाँ कर देते हैं E। तो यहाँ से हम इसके वैल्यूज को निकालना चाहेंगे, क्योंकि ये हाइट हमें CD जो निकालना है C to D, ये C to D हाइट कितना हो जाएगा। देखो C से A जो हाइट है h है और यहाँ से हमने इसका हाइट या फिर लेंथ या डिस्टेंस जो भी कहो, इसको हमने y ले रखा है। तो h में से y माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा h माइनस y यानी CD मिल जाएगा। अब हमें उस डिस्क का मास निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ द एलिमेंट, इसको लिखते हैं मास ऑफ द एलिमेंट या डिस्क एलिमेंट ही लिखते हैं हम लोग। उस एलिमेंट का मास कितना होगा, तो मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका रेडियस यहाँ पे हमने x ले रखा है, तो इस सर्कुलर शेप का एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। तो ये हो गया पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। और इसका विड्थ जो है यानी इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई को हम dy ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना, तो ये विड्थ y एक्सिस के अलोंग फ्लैंक करेगा। ये दिस डिप्थ, ये जो विड्थ है इस विड्थ को हमने dy मान लिया। तो अब ये रेडियस एरिया को हम अगर इसके विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें या dy से, तो वॉल्यूम हो जाएगा और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास हो जाएगा। और इस मास को हम लोग सिंबॉलिक dm लेते हैं, यहाँ लिख दो से, हमने इसको माना, इस वैल्यू को हम dm कहते हैं। तो जब अब इसका निकल गया तो अब हमें करना क्या है, इस पूरे के लिए इस dm के साथ हमें इंटीग्रेट करना है। हमने कहा था सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में और सेंटर ऑफ मास हम लोग x y z एक्सिस के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी निकाल रखा है। तो हमें y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यहाँ निकालना होगा, जिसको हम YCM नाम दिया था। तो यहाँ YCM का यूज करेंगे। तो बच्चों हम लोग यहाँ इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में हमें याद रखना पड़ता है कि हमारे पास जो वेरिएबल है जिसको हम इंटीग्रेट करने जाएंगे वो वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। हमारे पास दो वेरिएबल, एक x है और एक y है। दो वेरिएबल में इंटीग्रेट हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, तो किसी एक वेरिएबल में रखेंगे। तो कोशिश करेंगे एक वेरिएबल में आइदर इन x और इन y आ जाए।
क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास है बच्चों, कहीं ना कहीं ये दिमाग में सेट है आपका कि y एक्सिस पर ही कहीं पे होगा, तो हमें y लेके चलना यानी x को रिप्लेस करना है। तो x को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल हमारा हो रहा है CAB या ABC, दूसरा DEC। ये दो ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और DEC ये ट्रायंगल दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और सिमिलर ट्रायंगल के रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो अब यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, जैसे हमने लिया कि इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें इस तरह से, तो इस ट्रायंगल में ये साइड हमारा क्या है, x है, तो दिस इज x। यहाँ पे ले लेते हैं पहले इन सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल क्या क्या है, DEC एंड ABC। इस सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, एक साइड हमारा यहाँ x है, x के रिस्पेक्टिव साइड यहाँ पे हो जाएगा उसका रेडियस यानी r। उसके बाद हम लोग लेंगे ये वाला साइड, ये वाला गिवन साइड, ये साइड नहीं लेंगे क्योंकि हमें गिवन साइड चाहिए, ये रिक्वायर्ड साइड क्योंकि x निकालना है हमें, तो गिवन साइड हो जाएगा, हमने पहले x ले रखा तो ये हाइट लेंगे CD और CD का हाइट है यहाँ पे h माइनस y अपॉन, और ये जो है इस ट्रायंगल पे अगर हम जाएंगे तो इसके हाइट की बात होगी, तो हमने यहाँ हाइट लिया, यहाँ पे हाइट लिया तो इसका भी हाइट लेंगे, हाइट उसका AC हो जाएगा और AC यहाँ पे h है। थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो h अपॉन h1 हो जाएगा, सेपरेट करते हैं h अपॉन h1 और माइनस हो जाएगा यहाँ पे y अपॉन h। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लो, तो x का वैल्यू निकालोगे तो r को इधर करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस y अपॉन h। तो यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया। अब x का वैल्यू मिल गया तो हम dm में x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो dm का वैल्यू अगर यहाँ फाइनली आप निकालोगे तो dm का वैल्यू हो जाएगा बच्चों पाई x स्क्वायर, बोले तो दिस x स्क्वायर यानी r स्क्वायर 1 माइनस y अपॉन h होल स्क्वायर, सॉरी, और x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आता है हमारा dy, तो हमने इसको dy लिया। उसके बाद आता है हमारा रो, क्या इस सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया पाई x स्क्वायर बोले तो हाँ dm का वैल्यू हो गया यहाँ पे पाई r स्क्वायर 1 माइनस h होल स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमने रखा। उसके बाद आपको dy है और रो है, तो हमने ये वैल्यू रख दिया। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट बोले तो हमें सेंटर ऑफ मास निकालना इन टर्म्स ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के टर्म में हो जाता है देयरफॉर ycm, इसको लिखते हैं ycm और फॉर्मूला होता है हमारा 1/m इंटीग्रेशन ydm आता है, ydm 1/m और ydm की बात करते हैं, y तो रहेगा हमारा ydm, तो ये ydm की बात होती है, दिस इज y और dm का वैल्यू यहाँ पे बच्चों है पाई r स्क्वायर 1 माइनस y अपॉन h होल स्क्वायर इंटू dy और रो। थोड़ा सा आपको लग रहा है देखने में, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हमें इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल के जो वैल्यू है वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, बाकी कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखते हैं। तो अब इस टर्म को अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है बच्चों, आप उस कांस्टेंट को आप बाहर कर लो, अब उस कांस्टेंट को बाहर कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, पावर फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें लोड नहीं लेना ब्रेन पे, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया आपको YCM। बाहर क्या क्या आने वाला, पाई बाहर आएगा, कांस्टेंट r बाहर आएगा क्योंकि उसके रेडियस चेंज नहीं हो सकता है, रो बाहर आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल जो है वो हमारा इसके अंदर में रह जाएगा। तो बाहर में आने वाला वैल्यू है पाई r स्क्वायर रो अपॉन ये m ऑलरेडी बाहरी में है। अब इंटीग्रेंड जो है वो बनेगा कौन कौन, तो ये y है यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू है बच्चों
1 माइनस वाई अपन एच का होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ट्वाइस ऑफ वाई अपॉन एच। ये एक्सपेंड हमने करा। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ dy है, dy कर दिया और रो हमने बाहर कर दिया। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है, सॉरी। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो y का लिमिट चाहिए हमें। तो अगर इस राइट सर्कुलर कॉन सॉलिड कॉन को आप देखोगे तो उसका मास कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, y एक्सिस के लॉन्ग, ये 0 से, यहाँ पे ओरिजिन है 0 से लेके यहाँ तक, और यहाँ तक उसका हाइट कितना है बच्चों, h है। यानी लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to h लेंगे, 0 to h उसका लिमिट हो गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों, इसको थोड़ा आपको तो करना सीखना पड़ेगा। अब मैं करता क्या हूँ, ये इंटीग्रेंड को सेपरेट करता हूँ, ये y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y एंड dy बाहर में हमने रखा है तो y dy हो गया। उसके बाद प्लस ये y अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y और y स्क्वायर तो y क्यूब हो जाएगा, y क्यूब, और उसके बाद बाहर में dy है और इसको इंटीग्रेट करते हैं। h स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है इसको मैं यहाँ बाहर रख लेता हूँ। उसके बाद -2 अपॉन h, ये भी कांस्टेंट है, इसको मैं इसको बाहर करता हूँ। इंटीग्रेंड में ये y स्क्वायर हो जाएगा और बाहर में ये हमने dy ले रखा है। तो ये इंटीग्रेंड को हमने अलग अलग कर दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन को इंटीग्रेंड के एक एक कंपोनेंट के साथ अलग अलग कर दिया, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेंड, जिसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने इसको सेपरेटली इसको अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट ऑलरेडी हमने यहाँ दे रखा है 0 to h, बार बार कैरी करने की जरूरत नहीं है उसको। तो आप अगर चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पाई r स्क्वायर रो अपॉन m। अब थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर, y क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा y पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन h, और y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3। और लिमिट जो इंटीग्रेशन का था वो 0 to h था, तो ये लिमिट हम यहाँ ब्रैकेट में सेट कर दिया। अब हमें लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, लिमिट के वैल्यू को हमें बैठाना है इन प्लेस ऑफ द वेरिएबल जिसको हमने इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट हमने किसको करा, y को करा। तो अब y को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, h से। तो अपर लिमिट h है, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट बैठाएंगे हर जगह, हर y में h बैठा देंगे, और लोअर लिमिट हमारा 0 है, चूंकि वैल्यू 0 हो जाएगा इसलिए उसको हम नहीं लेते हैं, सिर्फ अपर लिमिट बैठा के इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ अपर लिमिट h यहाँ बैठाएंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद यहाँ आ जाएगा प्लस 1 अपॉन, या यूं कहो यहाँ पे h रखते हो आप तो यहाँ हो जाएगा h पावर 4 अपॉन ये 4h स्क्वायर, माइनस यहाँ पे अगर आप h रखते हो तो ये हो जाएगा 2h क्यूब अपॉन यहाँ डिवाइजर में 3h है। और लोअर लिमिट हमने 0 रखा है, तो 0 को आप रखते हो बच्चों तो 0 वो आपको वैसे भी 0 कर देता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चाहो तो इसको आप थोड़ा सा कैंसिलेशन आप यहाँ मांगता है, तो अगर इसको कैंसिल करना चाहोगे तो आप अपने हिसाब से इसको कैंसिल कर सकते हो। देखो h स्क्वायर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ h स्क्वायर हमारा आ जाएगा, और यहाँ से एक h कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्यूब में से h स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ कैंसिल नहीं होना है। अब इन सारे वैल्यूज को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व, और ये आपका फाइनल टच देता हूँ मैं सॉल्व करते हुए। अब ये YCM की बात हो गई, पाई r क्यूब r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर रो अपॉन m,
अब अंदर में देखना है, अंदर में जो वैल्यू है यहाँ पे आप देखो न्यूमरेटर में h स्क्वायर, ये h स्क्वायर को चाहो तो आप बाहर कॉमन आउट कर सकते हो। तो h स्क्वायर को मैंने यहाँ पे कॉमन आउट करा, तो अब h स्क्वायर कॉमन आउट करा तो यहाँ हो गया 1/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर कॉमन आउट करा है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस h स्क्वायर कॉमन आउट करा 2/3 हो जाएगा, 2/3। इस वैल्यू को अब बाहर में कहीं कैलकुलेशन करके उस वैल्यू को निकाल सकते हो। तो इसको आप निकाल के देख लो तो ये 1/12 आ जाता है। एलसीएम यहाँ 12 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 2, 4, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यहाँ मैं करके दिखाता हूँ, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। तो एलसीएम यहाँ हो गया आपको 12, 6 और प्लस 4 3 जा यानी 3 और माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 6 प्लस 3 9 माइनस 8 1/12, यानी फाइनली ये जो वैल्यू आया हमारा 1/12 आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे पाई r स्क्वायर रो और h स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे m का वैल्यू आप रख सकते हो। m का वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको हमने सॉर्ट आउट करा तो ये आया 1/12। यहाँ पे m का वैल्यू रख सकते हो। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी इस कोन का, टोटल कोन का मास, तो टोटल कोन का मास कितना हो जाएगा, तो मास के लिए हम उसके वॉल्यूम निकालेंगे, डेंसिटी हमें पता है तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी उसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर इंटू उसका हाइट h है, तो पाई r स्क्वायर इंटू h, ये हुआ उसका वॉल्यूम। और इसको हम क्या करें, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये उसका मास हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन वंस अगेन आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो कैंसिलेशन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाई को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, रो को कैंसिल कर रहा हूँ, और यहाँ से h कैंसिल होगा तो यहाँ h रह जाएगा। r स्क्वायर हमारा ये कंप्लीट कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ रह गया 1/3 और ऊपर में h 1/12। तो इस वैल्यू को थोड़ा सा हम शॉर्ट आउट करते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ रह गया ऊपर में h अपॉन 1/3 और बाजू में 1/12, ये 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये 3h इंटू 1/12 3 4 जा, यानी ये हो जाएगा h/4। तो ये हो गया YCM जो है, ये वैल्यू हमारा h/4 आ गया। अगर हमें इसे x y z एक्सिस के फॉर्म में इसको अगर दिखाना है तो वेरी इजी वे में इसको दिखा सकते हैं। तो अगर आप इसको पॉज करके बच्चों आप इसको लिख सकते हो अगर चाहो तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ इरेज, और फाइनली जो वैल्यू आया हमारा, ये जो वैल्यू आया फाइनली वो YCM के नाम से आया। और ये आया कोऑर्डिनेट्स जब हम लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में तो पहले x का लेते हैं, फिर y का लेते हैं, फिर z। तो इसमें x और z जो है हमारा, ये दोनों x z ये हमारा ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट इसलिए आएगा कि वो वैल्यू को हमने वेरी करा ही नहीं है। जब तक हम y एक्सिस पे रहेंगे तो x और y x एंड z जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं करेगा, वो 0 रहेगा। इसी तरह से अब जब तक आप x एक्सिस पे रहोगे तो y और z का वैल्यू 0 होगा। तो अब यहाँ पे x 0 है हमारा और x 0 है और z भी 0 है, तो सिर्फ वैल्यू रहेगा किसका, y का। दिस इज x 0 और y का वैल्यू यहाँ पे आ गया हमारा h/4 और z का वैल्यू भी 0। तो ये हुआ
सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कौन। इसके बाद और भी कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है जहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज करेंगे, मैं उन सबको बताऊंगा। और ये इसके बाद जो मेरे वीडियोस है, आने वाला वीडियो इसके जस्ट बाद, उसको आप ज़रूर देखें। वहाँ पे मैं डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बताया हूँ, ये आपको जानना ज़रूरी है। और एब्सोल्युटली मैं आपको दोहरा दूँ, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे तो वो नीट की बात करो या फिर जेई की बात करो, वहाँ के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।